आइए हम लोग आज वर्क एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। ये 9th क्लास में साइंस में एक चैप्टर है। इसमें हम वर्क के बारे में समझेंगे और एनर्जी के बारे में समझेंगे, और साथ में लास्ट में पावर के बारे में भी देखेंगे कि पावर क्या होता है। यहाँ हम वर्क के बारे में समझते हैं। वर्क को डिफाइन किया जाता है एज ए प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है और यदि ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट शो करता है अपना, तो जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं वर्क। वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब हम वर्क का डेफिनेशन समझते हैं कि वर्क डन जो होगा वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जो भी बताए हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगेगा वो उस ऑब्जेक्ट को उस फोर्स के कारण वो ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस मूव करेगा। तो उस कंडीशन में जो उस ऑब्जेक्ट पे वर्क डन होगा वो इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वर्क के पास ओनली मैग्नीट्यूड होगा और इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा। वर्क किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। वर्क का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होने के कारण ये क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। हम लोग जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो, तो स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। अब हम लोग वर्क के यूनिट के बारे में समझेंगे। यूनिट ऑफ वर्क क्या होगा? न्यूटन मीटर होता है। ये कैसे होगा? वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर में मेजर करते हैं, फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन मीटर। 1 न्यूटन मीटर कितना होता है? 1 जूल होता है। इसीलिए वर्क का जो यूनिट होता है वो जूल भी बोलते हैं उसको। वर्क जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे होगा वो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ये डिपेंड करेगा कि उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा कि वर्क पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब देखते हैं कि वर्क नेगेटिव कब होगा। वर्क नेगेटिव जब होगा जब फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन हो। मतलब यदि हम फोर्स लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे इधर से और डिस्प्लेसमेंट इसके अपोजिट इधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो वर्क होगा वो नेगेटिव होगा। जैसे हम किसी भी कार को स्टॉप करते हैं फोर्स लगा के, तो हम किसी भी कार पे जो है फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में, लेकिन कार जो है एट ए टाइम रुक नहीं जाता है, वो कुछ टाइम लेता है और उसके बाद कुछ डिस्प्लेसमेंट करने के बाद रुकता है। तो उसके कारण क्या हुआ? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। इधर फोर्स हो गया और इधर डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो इससे भी वर्क क्या हो गया? नेगेटिव हो गया।
अब देखते हैं वर्क पॉजिटिव कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो होगा ऑब्जेक्ट का वो दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तो क्या होगा, वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। जैसे यदि हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी होगा, इस डायरेक्शन में यदि फोर्स हो रहा है तो सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी होगा, तब जो होगा वर्क क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। वर्क उस डायरेक्शन उस कंडीशन में पॉजिटिव होगा। जैसे हम एग्जांपल से देखते हैं कि बेबी जो एक खिलौने वाली गाड़ी को, कार को जो अपने तरफ खींचता है तो उसमें क्या करता है, वह अपने तरफ फोर्स लगाता है, फोर्स वो अपने तरफ लगाता है, और जो कार मूव होता है वो भी फोर्स के डायरेक्शन में ही मूव होता है। इधर वो फोर्स लगा रहा है तो इसी डायरेक्शन में कार भी मूव होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। तो वर्क जो होगा उस कंडीशन में, इस कंडीशन में वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क के बारे में यहाँ समझ गए। अब आगे देखते हैं, एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। एनर्जी क्या होगा, एनर्जी बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। मीन्स किसी भी वर्क को करने की जो कैपेसिटी होगी, जितनी क्षमता होगी किसी भी ऑब्जेक्ट के पास, उसको बोलेंगे उसकी एनर्जी उतनी है। जैसे कोई पार्टिकुलर काम को करने में यदि 10 सेकंड लगाता है, कोई 20 सेकंड में काम कर लेता है, तो इस कंडीशन में क्या होगी कि उसकी जो कैपेसिटी है वर्क करने की वो 20 सेकंड वाली की जो है वो कम है, क्योंकि जो 10 सेकंड में काम कर रहा है वो जल्दी काम कर रहा है। इसका मतलब एनर्जी उसके पास ज़्यादा है, और इसके पास जो 20 सेकंड वाले के पास क्या है, एनर्जी कम है। अब एनर्जी को हम वर्क के से रिलेटेड मेजर करते हैं, वर्क के टर्म में मेजर करते हैं, तो एनर्जी का यूनिट क्या होगा, एनर्जी का यूनिट जूल होगा। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और लाइट एनर्जी। ये सारे क्या हैं, टाइप्स हैं एनर्जी के, टाइप्स या फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इसको फॉर्म्स ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स। अब हमको मेनली उस टाइप में से जितना फॉर्म्स ऑफ एनर्जी भी टाइप ऑफ एनर्जी पढ़े हैं उसमें से हमको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ही पढ़ना है 9th क्लास में। तो इसमें देखते हैं हम एनर्जी के बारे में, काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का उसके मोशन के कारण जो एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी कहलाएगा। कोई ऑब्जेक्ट यदि मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट यदि मूव कर रहा है तो उसमें वेलोसिटी जनरेट होगा, वेलोसिटी जनरेट होने के कारण ऑब्जेक्ट का मास भी होगा खुद अपना, तो उसके कारण जो होगा उसमें एनर्जी डेवलप होगा, एनर्जी डेवलप होगा तो उसको क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। इसीलिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा, जैसे जैसे स्पीड बढ़ता जाएगा, वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, वो भी बढ़ता जाएगा। जैसे मूविंग बुलेट, ब्लोइंग विंड। मूविंग बुलेट मतलब कोई कोई गन से बंदूक निकल
कोई बंदूक से यदि गोली निकलती है तो उसमें क्या होगा, उसमें वेलोसिटी भी होगा, मास भी होगा। उसके कारण क्या होगा, उसमें काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो जाएगा। फिर जो ब्लोइंग विंड होगा, जो हवा बह रही है, शांत हवा में नहीं होगा। शांत हवा में क्या होगा, वेलोसिटी नहीं होगा, मास तो होगा लेकिन वेलोसिटी नहीं होगा। लेकिन ब्लोइंग विंड जो होगा, जो स्प्लिटिंग स्टोन होगा, जो पत्थर, जैसे पत्थर कहीं से लुढ़क रहा है, कहीं से मोशन करता हुआ आ रहा है, तो उसमें वेलोसिटी होगा और पत्थर में मास तो ऑलरेडी है, तो उसके कारण क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी उसमें होगा। ऐसे ही फ्लोइंग वाटर में भी होगा। तो ये सारे काइनेटिक एनर्जी के एग्जाम्पल हैं। अब काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv²। m क्या होता है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। b क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इस एक्सप्रेशन को हम निकाल भी सकते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से। अब हम काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन से एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल 10.3 में दिया हुआ है। उसमें मास ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 15 kg और वेलोसिटी दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड, और उसमें हमको काइनेटिक एनर्जी निकालना था। काइनेटिक एनर्जी का ये एक्सप्रेशन हम यूज़ करेंगे, हाफ mv²। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ m के बदले में 15 kg और v के बदले में 4 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर, ये होगा। इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से, स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 4 इंटू 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120 जूल। 120 जूल, 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 kg इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, 120 जूल। अब हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में जो उसके पोजीशन और कन्फिगरेशन के कारण जो एनर्जी होता है उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कोई स्ट्रेच रबर होता है, किसी रबर के दोनों सिरे को ऐसे पकड़ के उसको खींचने पे क्या होता है, जो इसमें जो एनर्जी स्टोर होगा तो वो क्या होगा, इसमें जो एनर्जी स्टोर रहेगा इस पोजीशन पे उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। फिर ऐसे ही कोई तीर धनुष में, जैसे धनुष में क्या करते हैं, धनुष की जो डोरी होती है उसको हम खींचने के बाद, जिसको हम ऐसे ही अपने तरफ खींचेंगे इस स्ट्रिंग को, तो इसमें जो एनर्जी स्टोर होगा तो वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब किसी हाइट पे देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है। कोई ऑब्जेक्ट है ग्राउंड पे, उसको हम एक पॉइंट तक ले जा रहे हैं, इसमें इसका हाइट है h, ये है अर्थ, ये किसी हाइट पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। अब इसको रेज करने में, यहाँ से इस पोजीशन से यहाँ तक रेज करने में जो एनर्जी, जो वर्क डन होगा और वर्क डन के कारण जो एनर्जी इसमें आएगा वो क्या, उसको क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट में होगा, क्योंकि ग्रेविटी का क्या डायरेक्शन होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, नीचे की ओर जी लगेगा यहाँ पे, तो इसीलिए वर्क डन क्या हो जाएगा, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए हमको mgh, मतलब फोर्स इंटू एस, एस यहाँ पे डिस्टेंस हो गया, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ तक रेज करने में डिस्टेंस कितना है, h है, तो इसीलिए mg इंटू एच, mg फोर्स है, क्योंकि ग्रेविटी के कारण जो ऑब्जेक्ट में वेट होगा वो फोर्स के बराबर होगा। वेट कितना होता है, mg होता है, w बराबर mg होता है। तो यहाँ पे फोर्स हो गया mg और हाइट हो गया h।
अब इसमें NGH में जो G है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और G बराबर हम जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो है कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हो, एक एनर्जी एक फॉर्म से यदि दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है, जैसे यहाँ अर्थ पे रखा हुआ था, इससे यहाँ जा रहा है, तो इसमें जो एनर्जी चेंज हो रहा है वो जो सम ऑफ एनर्जी होगा वो हमेशा सेम रहेगा। मतलब इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, मीन्स टोटल एनर्जी बिफोर और आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन सेम। जो एनर्जी होगा बिफोर और आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन वो सेम होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम एक वर्ड में समझ सकते हैं कि एनर्जी जो होगा, टोटल एनर्जी, वो कांस्टेंट होगा हमेशा। सी मतलब यहाँ पे कांस्टेंट। अब इसी को अच्छे से समझते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, कि टोटल एनर्जी क्या होगा बिफोर और आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन सेम रहेगा। मतलब एनर्जी यदि पहले पोटेंशियल एनर्जी था और उससे यदि काइनेटिक एनर्जी में बदल रहा है, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन में एनर्जी चेंज होगा वो सेम होगा। इस पोजीशन पे जो ऑब्जेक्ट का एनर्जी होगा और इस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट का जो एनर्जी होगा दोनों का सेम होगा। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल होगा वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल के बराबर होगा। और इनिशियल में जब ये कोई ऑब्जेक्ट इस हाइट पे होगा, यहाँ से ये अर्थ है, यहाँ पे ऐसे हाइट पे है कोई ऑब्जेक्ट, तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो NGH होगा। और लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ रेस्ट में है। और जब यहाँ से ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो वेलोसिटी इसमें डेवलप हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² हो जाएगा, और यहाँ पे हाइट आके जीरो हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होता है NGH। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट होगा ऑलवेज। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये हम जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं उसको हम दोनों को सम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। किसी ऑब्जेक्ट में जो मैकेनिकल एनर्जी होगा वो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। अब हम पढ़ते हैं पावर के बारे में, लास्ट टॉपिक है ये पावर। पावर से हम समझते हैं कि कैपेसिटी जो होगा, जो वर्क करने की जो कैपेसिटी होगी उसका रेट, कितना रेट से कोई काम कर रहा है, कितनी स्पीड से कोई रन कर रहा है, कितनी स्पीड से कोई लिख रहा है, या कितनी स्पीड से कोई मूव कर रहा है। कोई गाड़ी, जैसे कोई कार है, यदि वो 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, और कोई कार जो है 30 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो दोनों में क्या हो जाएगा, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी और इसकी स्पीड कम होगी। तो इस कंडीशन में इसमें पावर जो है, जो रेट ऑफ वर्क होगा इसमें ज़्यादा होगा और इसमें कम होगा रेट ऑफ वर्क। तो रेट ऑफ वर्क कम होगा मतलब वर्क बाय टाइम वो कम हो जाएगा। वर्क बाय टाइम कम होगा तो पावर भी कम हो जाएगा। जो जिसकी स्पीड स्लो है उसकी पावर कम हो जाएगी, और जिसकी स्पीड फास्ट है उसकी पावर ज़्यादा हो जाएगी। तो हम पावर के डेफिनेशन में क्या पढ़ते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। काम करने की जो दर होती है, दर मतलब पर सेकंड में कितना काम करता है कोई, तो उसको हम मेजर करते हैं पावर के टर्म में। इसलिए पावर बराबर क्या हो जाएगा, वर्क बाय टाइम।
W/T। वर्क को हम जूल में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में, इसलिए यूनिट क्या होगा पावर का, जूल/सेकंड। और इसको वाट भी बोलते हैं। जेम्स वाट नामक के साइंटिस्ट के नाम पे ये इसका यूनिट, पावर का यूनिट जो है वाट पड़ा है। वाट बराबर होता है 1 जूल/सेकंड और 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। और सिंस 1 वाट बराबर होता है 1 जूल/सेकंड, इसीलिए 1000 वाट बराबर 1000 जूल/सेकंड हम बोल सकते हैं। यहाँ पे वर्क का एनर्जी चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर पढ़ेंगे साइंस का। तब तक मेरे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ जो है सबको पहुंच सके। थैंक यू।